नमस्कार आप सभी को। बहुत से लोग बहुत मेहनत करने वाले होते हैं और वो एक साल में दुनिया के एक से ज़्यादा देशों से पैसे कमाते हैं और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरे देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इंटर करती है। DTAA बोलते हैं इन शॉर्ट इसको। यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकता है। पहला, उस कंट्री के साथ जिसके साथ इंडिविजुअल का अर्निंग है वहाँ पर भारत सरकार का DTAA है। दूसरा कि वहाँ पर नहीं है। अगर DTAA उस कंट्री के साथ है जिस कंट्री से SSA का इनकम अर्न हुआ है, तो उस केस में उसको क्रेडिट देने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला फर्स्ट ये कि उस कंट्री से जितना भी इनकम अर्न हुआ है वो इनकम इंडिया में एग्जम्प कर दिया जाए, कि वो इंडिया में टैक्स में ही इंक्लूड ना हो। दूसरा कि उसको टैक्स क्रेडिट दे दो, मतलब जितना उसने वहाँ पर टैक्स चुकाए हैं उतने का उसको यहाँ पर क्रेडिट मिल जाए। जो उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उससे जितना उसने वहाँ पर टैक्स दिया है उतने की टैक्स लायबिलिटी इंडिया में रिड्यूस हो जाए। तो जनरली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रीफर करती है वो टैक्स क्रेडिट मेथड प्रीफर करती है। वो इसलिए कि यहाँ पर कंडीशन ये है कि सपोज इंडिया में जो मैक्सिमम टैक्स रेट है वो है 30%, ठीक है, 30%। और ये कभी जब टोटल इनकम के ऊपर एवरेज बनता है तो कभी ये 18% भी बनता है और कभी ये सरचार्ज वगैरह मिला करके मान लो 30 to 35% भी बनता है, ठीक है, अप्रॉक्स एजम्पशन। और उस कंट्री में जहाँ पर उसको इनकम अर्न हुआ है वहाँ पर उसने टैक्स चुकाए हैं 40%। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको जो टैक्स लायबिलिटी देना चाहती है, टैक्स लायबिलिटी जो उसकी रिड्यूस करना चाहती है, वो ये बोला जाता है कि मैक्सिमम जो इंडिया में टैक्स उस इनकम के ऊपर बनेगा वो दिया जाएगा रिबेट, ठीक है। तो मैक्सिमम लायबिलिटी जो उसको दी जाएगी वो यहाँ पर चाहे 18% बनता है तो 18% दिया जाएगा एवरेज के ऊपर, 35% बनता है तो 35% दिया जाएगा, 40% के क्रेडिट नहीं मिलेगा। भारत सरकार ये बोल रही है कि हम तुम्हें पैसे अपने पॉकेट से नहीं देंगे, मैक्सिमम जितना तुम्हारा लायबिलिटी बनता है हम उतने का तुम्हें छूट दे सकते हैं। जो पैसे तुम्हें हमें देने हैं उस इनकम के ऊपर वो मत दो, जो एक्स्ट्रा तुमने चुका है वो तुम अपनी कमाई से चुकाओ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अब सपोज करो कि इंडिया में टैक्स लायबिलिटी का जो उसका एवरेज बना है वो 18 to 35% बना है, ठीक है, उसके टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होने के बाद। लेकिन उसने वहाँ पर पे किए हैं 10% टैक्स ही दिया है जहाँ पर उसने इनकम अर्न किया है, तो उसको जो टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो 10% का ही मिलेगा, 18% या 35% का नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने टैक्स वहाँ पर 10% ही चुकाए हैं। तो भारत सरकार यहाँ पर ये बोलती है कि जितने तुमने वहाँ पर टैक्स दिए हैं और जो इंडिया में उस इनकम के ऊपर टैक्स बनेगा, दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हम तुम्हें बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम बेनिफिट ये है, मतलब जब कभी भी क्रेडिट मिलेगा तो इतना ही मिलेगा या इससे कम मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद की चीज़ें आगे समझेंगे। नेक्स्ट है कि यूनिलैटरल रिलीफ दे दो। भारत सरकार का किसी दूसरे देशों के साथ जिस कंट्री में उसको इनकम अर्न हुआ है उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है,
तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि तुम्हारा जितना भी उस कंट्री में तुमने टैक्स दिए हैं और जितना तुम्हारा इंडिया में एवरेज इनकम है, दोनों में जो मिनिमम है उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। ठीक है, ओके। बाकी इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू आगे वाले सेशन में देखते हैं कि उसको कैसे उसकी लायबिलिटी कैलकुलेट होगी, कैसे उसको रिलीफ मिलेगा। आगे के एग्जांपल में देखेंगे उसको। उसके बाद नेक्स्ट में सेक्शन 90 एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज DTAA। अब हम इसको थोड़ा आगे एक्सप्लेन करके देखते हैं कि जब किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट होता है तो किन शर्तों पर होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटर इंटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। कंट्री आउटसाइड इंडिया तो समझ में आता है कि जिनका अपना फ्लैग है और जो सॉवरन है, जिसके यहाँ अपना रूल ऑफ लॉ है। लेकिन दुनिया में कुछ कंट्री ऐसे हैं जिसके ऊपर डॉट है कि वो कंट्री है या नहीं है। कुछ का मानना है कि वो कंट्री है और कुछ का मानना है कि वो कंट्री नहीं है। और उसके लिए एग्जाम्पल ये है कि आप ताइवान को कह सकते हैं, हांगकांग को कह सकते हैं, क्योंकि चाइना उसे वन चाइना पॉलिसी के अंदर बोलता है कि चीन का पार्ट है, लेकिन दुनिया की बाकी देश बोलते हैं और ताइवान खुद को ही बोलता है कि वो एक सॉवरन स्टेट है। ऐसा ही नीदरलैंड्स के साथ भी है और कुछ ऐसे टेरिटरी है दूसरे एरिया में भी जिसके ऊपर क्लियर स्टेटस नहीं है तो वो सॉवरन है या नहीं है, तो उसको स्पेसिफाइड टेरिटरी बोला गया है। ओके, फॉर ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटर इनटू एन एग्रीमेंट with any country outside India or specified territory for granting relief in respect of income on which have been paid both income tax and income tax in that country or a specified territory. Income tax chargeable under this act under the corresponding law in force in that country. Income tax chargeable, ठीक है। और to promote mutual economic relation, trade and investment for the avoidance of double taxation of income under this act and under corresponding law in force in that country or a specified territory as the case may be, without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance. ये फिनेंस एक्ट 2020 में अमेंड किया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि किसी एसएससी को या किसी इंडिविजुअल को वो टैक्स पेमेंट करने से स्किप ना करें और टैक्स इवेजन के थ्रू कि वो टैक्स अपनी लायबिलिटी रिड्यूस करे, इसको प्रिवेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी कंट्री के साथ या स्पेसिफाइड टेरिटरी के साथ एग्रीमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इवेजन or avoidance of income chargeable under this act or under the corresponding law in force in that country or investigation of cases of such evasion for recovery of income tax. इन सब के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी दूसरे कंट्री के साथ एग्रीमेंट इंटर कर सकती है। डबल टैक्सेशन का इफेक्ट क्या होगा? इनकम इज टैक्स्ड ओनली इन वन कंट्री। जो इनकम एक ही कंट्री में टैक्स लिया जाता है, दोनों जगह उसको टैक्स देने की टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इनकम इज बीइंग टैक्स्ड इन बोथ द कंट्रीज। अगर दोनों देशों में टैक्स वो होता है तो एक जगह उसको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, विद द स्पेसिफाइड टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया, फॉर एग्जांपल हांगकांग, मकाओ, गवर्नमेंट हैज इंटर्ड इनटू टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। ये भी एक तरीके से इसी का कजन है, DTAA का ही कजन है। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द एक्सटेंट दे आर मोर बेनिफिशियल टू द SSC, DTAA और IT एक्ट whichever इज मोर बेनिफिशियल टू द SSC शैल अप्लाई। इसमें कहा गया है कि SSC के लिए जो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो उसकी बेनिफिट उसको दी जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल कोई जो जैसे कि उसको रॉयल्टी की इनकम हुई है तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा वो 35% लगता है।
लेकिन यहाँ पर क्या है 115A ऑफ इनकम टैक्स में टैक्स रेट 10% ही है, तो बोला गया है कि तुम 35% पर नहीं 10% पर ही टैक्स दे दो। ठीक है, कि प्रोविजन ऑफ DTA आर मोर बेनिफिशियल देन DTA विल अप्लाई। यहाँ पर बोला गया है कि रॉयल्टी मान लो दोनों ही केस में 10% की चार्ज होता है, तो लेकिन बोला गया है कि ये कहा गया कि अगर 115A ऑफ इनकम टैक्स में लगेगा तो यहाँ पर सरचार्ज और एजुकेशन सेस का इसके ऊपर एडिशन होगी लाइबिलिटी। तो बोला गया क्योंकि रेट स्पेसिफाइड है DTA में 10% का, तो 10% की टैक्स ही तुम रॉयल्टी के ऊपर दे दो, सरचार्ज और एजुकेशन सेस का बर्डन इसके ऊपर ऐड नहीं होगा। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 2 द प्रोविजन ऑफ चैप्टर गार शैल अप्लाई। गार क्या होता है? जनरल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। गार क्या होता है? गार के अंदर गार एक प्रोविजन है जो जिसको लाया गया है रोल में इसलिए कि कोई चीज़ लॉ में रहते हुए लॉ को बीट करने की कोशिश किया जाता है, लॉ को बीट पर करने की कोशिश किया जाता है, उसको बोलते हैं इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, IAA, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि अभी बोला गया है यहाँ पर मान लो जनरल रूल है कि कोई भी एंटिटी 10% से ज़्यादा का इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी आउटसाइड इंडिया, या कोई बाहर की कंट्री इंडिया के किसी बिजनेस में 10% से ज़्यादा का इक्विटी अक्वायर नहीं करेगी। ठीक है, ये लॉ में बोल दिया है। अब इसने यहाँ पर क्या किया है, 9.95% का इक्विटी इसने अक्वायर कर लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या है, आपको क्या लगता है कि ये 0.05 किस लिए नहीं किया होगा, और इसका रेलिवेंस क्या है? इसका रेलिवेंस सिर्फ इतना है कि ये इस लॉ में रहते हुए इस लॉ को बीट करना चाहता है, और इस लॉ का जो पर्पस है वो उसको डिफीट करना चाहता है, इसलिए इसने 0.05% छोड़ दिया। तो यहाँ पर बोले इन सच केस गार शैल कम इनटू प्ले, यहाँ पर गार आएगा। तो अगर बोला DTA का प्रोविजन लगता भी है तो अभी गार आ सकता है प्ले में। अगर उसको लगता है कि तुम लॉ को साथ प्ले कर रहे हो, देन गार विल कम टू कैच यू, देन गार विल कम इनटू प्ले टू कैच यू। एनी टर्म यूज्ड इन द एग्रीमेंट टू हैव द मीनिंग, बोला गया है कोई अगर टर्म यूज किया गया है एग्रीमेंट में तो उसका मीनिंग होगा जो उसमें बताया गया है, एज असाइन टू इट इन द एग्रीमेंट। नेक्स्ट, एज डिफाइंड इन इनकम टैक्स। अगर एग्रीमेंट में आपने कुछ लिखा है लेकिन उसका मतलब इनकम टैक्स में बताया गया है, तो जो इनकम टैक्स में मतलब बताया गया वही मतलब माना जाएगा। दूसरा बोला गया है कि यहाँ पर भी एग्रीमेंट में भी उसका कोई मीनिंग डिफाइन नहीं किया गया है, इनकम टैक्स में भी नहीं डिफाइन किया गया है, तो क्या होगा, तो ये होगा एज असाइन टू इट इन द नोटिफिकेशन इश्यूड। फिर बोला गया है कि उसके लिए जो नोटिफिकेशन इश्यू किया गया है उसमें जो उसके लिए मीनिंग दिया गया है वो मीनिंग माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर ये तीनों ही जगह नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर होगा क्लैरिफाइंग द टर्म फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग इन फोर्स ऑफ द एग्रीमेंट इन विच सच टर्म इज यूज्ड व्हेनेवर एनी टर्म इज असाइन्ड इन द मीनिंग थ्रू अ नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर सेक्शन 93, then it shall have the effect of clarifying the term। जिस डेट को ये क्लैरिफाई किया जाएगा उस डेट को जो उसका मीनिंग होगा वही मीनिंग माना जाएगा। ठीक है, an SSC not being a resident to whom DTA applies shall not be entitled to claim relief under such agreement unless the tax residency certificate is of his being a resident in any country outside India or a specified territory outside India, as in the case may be, is obtained by him from the government of that country or a specified territory। यहाँ पर बोला गया है कि DTA का बेनिफिट लेने के लिए उस इंडिविजुअल को उस स्टेट का रेसिडेंसी सर्टिफिकेट उस गवर्नमेंट के द्वारा जो उसे प्रोवाइड किया गया है वो उसे यहाँ पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ये दिया गया है, द टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय ए रेसिडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट will be accepted as evidence that he is a resident of that contracting state। ठीक है, the income tax authority in India will not go behind the TRC, that is tax residency certificate, and question is, तो इसने बोला कि वो
जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो उसकी बाल की खाल नहीं निकालेगा। अगर उसने वहाँ से दे दिया है सर्टिफिकेट तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पर बोला गया एक्सप्लेनेशन 1 में, द चार्ज ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कंपनी at a rate higher than the rate at which domestic company is chargeable shall not be regarded as less favorable charge or levy of tax in respect of such foreign company। इंडिया में जो डोमेस्टिक कंपनी है उसके लिए टैक्स रेट है 30% और 25%, ठीक है। और जो फॉरेन कंपनी है उसके लिए टैक्स रेट है 40%। तो यहाँ पर ये बोला गया कि कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है, फॉरेन स्टेट में वो रजिस्टर्ड है, उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो फॉरेन कंपनी होगी। फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट है 40% और इंडियन कंपनी के लिए 30%। तो बोला गया है क्योंकि ये तुम फॉरेन कंपनी हो, तुम्हारे ऊपर अगर 40% से टैक्स लगाया जाएगा तो तुम ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ गलत हुआ है, शैल नॉट बी रिगार्डेड एज लेस फेवरेबल। क्योंकि DTAA है तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर भी टैक्स रेट 25% और 30% ही लगना चाहिए, और अगर 40% लगाया गया है तो गलत किया गया है, ऐसा वो नहीं कह सकता है। ये एक्सप्लेनेशन 1 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि एक कंपनी थी कॉस्मोस लिमिटेड, जो डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर और प्लस सरचार्ज और एजुकेशन सेस लगता है, लेकिन उसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर ने लगाया 40% का टैक्स। तो असेसिंग ऑफिसर ने उसको 40% पर लगाया टैक्स फॉरेन कंपनी होने के नाते। और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बोला गया कि फॉरेन कंपनी के ऊपर जो 40% का टैक्स लगाया गया है वो सही लगाया गया है, वो ये नहीं कह सकता कि उसके साथ गलत किया गया है अगर 40% लगाया गया है तो। अंडर ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 92 वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया एज द केस मे बी, देन इन रिलेशन टू द SSE to whom such agreement applies, the provision of Income Tax Act 1961 shall apply to the extent they are more beneficial to the SSE। ये तो एक्ट में ही लिखा हुआ है, ठीक है। thus in view of paragraph 2 of the article 24 non-discrimination of double taxation avoidance agreement, it appears that Indian branch of Cosmos Limited incorporated in Mauritius is liable to tax in India at a rate applicable to domestic company 30%, which is lower than the tax rate applicable to a foreign company। ये in general यहाँ पर जो उसने क्लेम किया है। However, explanation 1 to section 90 clarifies that charge of tax in respect of foreign company at a rate higher than the rate at which the domestic company is chargeable shall not be regarded as less favorable charge or levy of tax in respect of such foreign company। Therefore, in view of this explanation, the action of the assessing officer levying tax at 40% plus surcharge, if any, plus health and education cess on the Indian branch of Cosmos Limited is in accordance with law। Explanation 1 के थ्रू जो असेसिंग ऑफिसर ने 40% का टैक्स लगाया है वो बोला गया है कि सही लगाया गया है। If the rates of DTAA are applicable, then such rate shall not be increased by surcharge एंड एजुकेशन सेस। अगर कोई रेट ऑफ टैक्स DTAA में लिखा हुआ है तो वहाँ पर सरचार्ज और एजुकेशन सेस इंक्रीज नहीं किया जाएगा, जैसे कि इनकम टैक्स रेट एक्ट में जो रेट लिखा हुआ है उसके साथ किया जाता है, तो जैसे, ठीक है। अब सेक्शन 91 में बोलता है कि ऐसा कंट्री जिसके साथ गवर्नमेंट का कोई एग्रीमेंट नहीं है, ऐसा कंट्री जिसके साथ गवर्नमेंट का एग्रीमेंट नहीं है, if there is a country with which India does not have DTAA and the SSE residence in India in respect of income arising outside India pays income tax in foreign country and also in India। यहाँ पर क्या है, इसकी बेनिफिट लेने के लिए पहले कि वो उस कंट्री के साथ इंडिया का DTAA नहीं है, दूसरा कि इंडिविजुअल को इनकम अर्न हुआ है दूसरे देशों में, और तीसरी बात ये कि उसने वहाँ पर टैक्स पे किया है और वो इनकम यहाँ पर भी टैक्सेबल है।
फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, then he shall be entitled to deduct lower of the following from income tax payable by him in India in respect of such doubly taxed income। ऐसा इनकम जो दोनों ही देश में टैक्सेबल है और इस इनकम के ऊपर एसएससी ने दूसरे देशों में टैक्स भी पे किया है। देखो इसका फॉर्मूला कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि दोनों में से, जैसे कि इंडिया में टैक्स रेट है 25%, ठीक है, वहाँ पर उसने पे किए हैं 10%, उसको जो बेनिफिट लायबिलिटी डिडक्शन मिलेगी वो 10% की मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि इंडिया में रेट है 25% और वहाँ पर रेट है 30%, तो उसको जो टैक्स लायबिलिटी की डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 25%। सीधा सीधा दोनों में से जो कम है, इंडिया में जो टैक्स रेट है उस इनकम के ऊपर वो, और जितने उसने वहाँ पर टैक्स दिए हैं वो, दोनों में से जो कम है वो उसको रिलीफ मिलेगी। इसके लिखने के तरीके अलग है। ये लिखा यूँ गया है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम इन इंडिया, मतलब वो इनकम को इंक्लूड करते हुए इंडिया में जितने भी टैक्स उस इनकम के ऊपर बना है वो डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, मतलब वही रेट निकल गया। और सच डबली टैक्स इनकम, मतलब उस देश से जितना पैसा कमाया है वो एक, और दूसरा टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री, जितना फॉरेन कंट्री में टैक्स दिया है, टोटल इनकम एसेस्ड इन फॉरेन कंट्री, जितना उस देश में पैसा कमाया, और सच डबली टैक्स इनकम, मतलब उस देश से जो दोनों ही देश में टैक्सेबल इनकम है। जो यहाँ पर भी टैक्स, कुछ केसेस में क्या होता है कि कहीं कहीं किसी देशों में ऐसा होता है कि वो लॉस सेटअप अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन इंडिया में अलाउ है। तो जो लॉस वहाँ पर सेटअप करना अलाउ नहीं किया गया और इंडिया में वो अलाउ किया गया है, तो इंडिया में जो इनकम इंक्लूड हुआ है उसको टैक्सेबल इनकम में वो लॉस से कम हुआ है, तो इसलिए ये यहाँ पर कम होगा जितना उसने वहाँ पर टैक्स दिया होगा। इसका सिर्फ ये मतलब है, इसका सिर्फ ये मतलब है। तो जितना लॉस सेटअप करने के बाद, ठीक है, जितना उसको लॉस सेटअप करने के बाद जो इनकम होगा वही डबली टैक्स इनकम है। तो दोनों में से कहने का सिर्फ ये मतलब है कि यहाँ पर डबली टैक्स इनकम मीन्स इनकम कंप्यूटेड आफ्टर ड्रॉइंग ऑल एक्सपेंसेज एंड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ठीक है। दोनों में से जो उसको कम मिलेगा, कम होगा, वो उसको रिलीफ मिलेगा, ठीक है, ओके। CIT वर्सेस बॉम्बे बुमराह ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड बॉम्बे, इसमें ये कहा गया कि ऑन द अमाउंट ऑफ द डबली टैक्स इनकम सो अ सर्टेन इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड एट द इंडियन रेट ऑफ टैक्स, मतलब इंडिया में जितनी उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उतना उसका रेट कैलकुलेट किया जाएगा, एवरेज रेट, एंड द रेट ऑफ टैक्स इन द फॉरेन कंट्री, और फॉरेन कंट्री का जो टैक्स रेट है, द फॉरेन टैक्स रेट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच कंट्री। सपोज उसने 4 देशों से पैसा कमाया, तो चारों देशों में अलग अलग जो टैक्स रेट है वो कैलकुलेट किया जाएगा, और इंडिविजुअली इंडिया के एवरेज इनकम टैक्स रेट से उसको कंपेयर किया जाएगा, और दोनों में से जो कम होगी वो उसको रिलीफ मिलेगा। वेयर अ पर्सन हुई इज रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर हैज़ एनी एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान, ये किसी भी कंट्री का हो सकता है, सिर्फ इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम जो एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 में, लेकिन अगर किसी को एग्रीकल्चर इनकम हुआ है इंडिया के बाहर के देशों में तो वो टैक्सेबल है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है पाकिस्तान के लिए। वेयर अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर हैज एनी एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही हैड पेड टैक्स in Pakistan as per laws taxation of agricultural income in Pakistan, he shall be entitled to deduction from the Indian income tax payable by him। तो क्योंकि ये जो एग्रीकल्चरल इनकम हुआ है वो बाहर के देशों से हुआ है, तो वो एग्जम्प्ट इंडिया में भी नहीं होगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम जो इंडिया में अर्न किया गया है सिर्फ वही एग्जम्प्ट होगा। तो बोला है कि जितना उसने टैक्स वहाँ पर दिए हैं उतने का रिलीफ उसको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया कि किसी को एग्रीकल्चर इनकम हुए हैं 10 लाख रुपए पाकिस्तान से, और उसका दूसरा अदर इनकम है 5 लाख रुपए का, और उसने वहाँ पर 1 लाख रुपए का टैक्स दे दिया है 10 लाख के ऊपर। तो टैक्स रेट तो 10% हो गया। 15 लाख के ऊपर इंडिया में कितने % का टैक्स होगा? 15 लाख के ऊपर 5 लाख के ऊपर 30%, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा है। और 10 लाख तक जो टैक्स बनते हैं वो बनते हैं 1,12,500।
इसको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेफ से बढ़ाओ, 2,73,000 इसका एवरेज रेट निकालो, 15 लाख, तो इसका जो रेट हो गया वो 18.20% का हो गया। लेकिन उसने टैक्स दिए हैं 10% का, तो उसको रिलीफ मिलेगा 10% का, 18.20% का नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ